नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ते हैं। माधव निदान में कल हम लोगों ने गलगंड पढ़ा था। आज हम लोग गलगंड के आगे का जो है श्लोक वो पढ़ते हैं। तो इसमें हमने 7 नंबर का श्लोक तक पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं गंडमाला के निदान। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है गंडमाला के निदान क्या बताया। 8वां नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि करकंदु कोलामलक प्रमाणैः कक्षा समन्या गलवंक्षणेषु मेधः कफाभ्याम चिरमंद पाकैः स्याद् गंडमाला बहुभिश्च गंडैः। मतलब ये बोल रहे हैं कि बगल में मतलब एक्सिलर रीजन में या फिर कंधों में, मन्या में मतलब गले के पीछे, गले में अथवा मोटी जांग के गलहरी के में छोटे बेर या बड़े बेर या आंवले के जैसा, आंवले के बेर के समान, आंवला या बेर के समान मेद और कफ के विकार से बहुत से गंड निकलते हैं। उसे उनको गंडमाला कहते हैं। ये बहुत दिनों में धीरे धीरे पकते हैं। तो गंडमाला छोटे छोटे जो ऐसे ग्रंथि टाइप आ जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज लिखा है कि मेधा कफो प्रधान नोक्तो तेन वातपित्त संबंधो अप्यत्र द्रष्टव्य यदा भोजः। भोज में ऐसा बताया है कि मेद और कफ की वजह से, जहाँ पे मेद और कफ प्राधान्य रूप से रहता है, उक्तो मतलब कहा है, वहां पे वात पित्त का संबंध भी अपियत्र द्रष्टव्य, अब वो भी दिखाई देता है। जैसा कि भोज ने कहा है वात पित्त कफा वृद्धा मेदश्चापि समाचितम। मतलब वात पित्त कफ बढ़ जाते हैं, मेद भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। जंगयो कंडरा प्राप्य मत्स्यांड सदृशान बहून। जंघा में कंडरा के पास जाकर जो मछली का अंडा होता है वैसे बहुत सारे ग्रंथियां हो जाती हैं। कुर्वन्ति ग्रंथिस्तेभ्यः, उससे ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती है। पुनः प्रकुपितो अनिलः, फिर से प्रकुपित हो जाती है वायु। तान दोषान ऊर्ध्वगो वक्षः कक्षा मन्या गलाश्रितः। तो वो दोष ऊर्ध्वग हो जाते हैं तो वक्ष में मतलब छाती में। उसी तरह से मन्या में, मन्या मतलब गले में। उसी तरह से बोल रहे हैं गला में, गले में आगे और पीछे दोनों। नाना प्रकारन कुरुते, अलग अलग तरह के ये ग्रंथियां उत्पन्न करते हैं। कुरुते त्व ग्रंथि सा त्व अपची मता, उनको हम लोग तू अपची अपची कहते हैं। ताम तु माला कृतिम, उनको जब वो माला जैसे बन जाते हैं। विद्यात कंठ, कंठ हृद नुसंदिशु, कंठ में हो जाते हैं, हार्ट के साइड में और संधियों में हो जाते हैं। तब उनको हम लोग विद्यात कंठ हृद, हृद, हृद मतलब हार्ट नहीं है यहाँ पे। ऐसे बोल रहे हैं कि वो कंठ में और गले में और संधियों में हो जाते हैं।
हृदय नहीं बोला है, मतलब हार्ट के पास नहीं बोला है, कंठहृद अनुसंधिषु। और गंडमालम विजानियात, उनको हम गंडमाला कहते हैं। अपची तुल्य लक्षणम, उनको अपची जैसे लक्षण भी रहते हैं, उनके लक्षण रहते हैं। माला तुल्य गंडयो योगात गंडमाला, जो माला जैसा रहता है गले में, गंड में, उसको हम गंडमाला कहते हैं। गल मात्र एवं गंडमाला चर के पठिता, जो गले में होते हैं उसको हम गंडमाला ऐसे कहते हैं, माला की तरह रहता है। मेधा कफा शोणित संचयोत्थो, मेद और कफ और रक्त के संचय से गले में एक गलगंड एक होता है। लेकिन गंडमाला जो होता है बहुभिष्ट गंडे, वो गले में बहुत सारे जब रहते हैं दाने दाने, मतलब ग्रंथि ग्रंथि, उसको गंडमाला कहा जाता है। एक अगर रहा तो गलगंड, ग्वाइटर कहेंगे, लेकिन बहुत छाट बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको गंडमाला कहेंगे। ऐसे इन्होंने डिफ्रेंशिएशन बताया है। और क्या बताया है? नहीं, बस इतना ही बताया। अभी हम इसकी टीका पढ़ते हैं, टीका में क्या बताया गंडमाला के बारे में। एक मिनट। गंडमाला की टीका के बारे में ऐसा बताया है कि 8वां नंबर का श्लोक, स्थान तुल्यतया गंडमाल में वाह, करकंदु कोलामलक प्रमाणे इत्यादि। करकंदु श्रृगाल कोली कोलम बृहद बदरम, मेध कफाभ्याम मेदो दुष्यम कफो दोषात्रारंभक, मेध कफो प्राधान्योक्तो तेन वात पित्त संबंधो अप्यत्र द्रष्टव्य। मतलब गंड और गंडमाला ये दोनों एक ही स्थान के रोग हैं। अतः अब गलगंड के अनंतर गंडमाला रोग का वहां पर निदान लिखते हैं। करकंदू इत्यादि, करकंदू को श्रृगालकोटि, गीदड़ बेर या झड़ बेरी या जंगली बेर कहते हैं। कोल अर्थात बड़ा बेर। मेद कफाभ्यम, वहां पे मेद दुष्य है और कफ रोगारंभक दोष है, इसलिए यहाँ पर मेद और कफ का प्राधान्यतः निर्देश किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर गौण रूप से वात पित्त का भी संबंध जानना चाहिए। यदा भोजः वात पित्त कफा वृद्धा मेदशापि समाचितम, जंघ्यो कंडया प्राप्य मस्त्यांड सदृशान बहुन कुर्वन्ति ग्रंथिस्ताभ्ये ग्रंथिस्तातेभ्यः पुनः कुपित प्रकुपितो नीलः, तान दोषान ऊर्ध्वगो वक्ष कक्षा मन्य गलाश्रिता नाना प्रकार कुरुतेन ग्रंथिन, सा तु अपची मता ता तुम माला कृतम विद्यात् कंठ हृद नो अनुसंधिषु, गंडमालम विजानीयात अपचि तुल्य लक्षणाम इति, स्यात् गंडमालेति माला तुल्य गंडे योगात गंडमाला गल मात्र एव गंडमाला चरके पठिता यथा मेदः कफा शोणित संचयोत्थो गलस्य मध्य गलगंड एकः स्यात् गंडमाला बहुविष्य गंडैः। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 12। इसका मतलब यह है कि जब भोज तंत्र में लिखा है कि बढ़े हुए वात पित्त कफ और संचित मेद जंघाओं के कंडराव में पहुंचकर मछली के अंडों के सदृश आकार वाली बहुत गांठें उत्पन्न कर देती है। तत्पश्चात छाती, कक्षा मतलब एक्जिला में, मन्या में, गले में आदि ऊर्ध्व प्रदेश में पहुंचा हुआ प्रकुपित वायु इन्हीं स्थानों में अनेक प्रकार के ग्रंथियों को कर देता है। इस रोग को अपची भी कहते हैं। वही अपची जब वायु के प्रकोप से कंठ, हृदय और हनुसंधियों में, हनुसंधि मतलब सब मैंडिबुलर ज्वाइंट में माला जैसा बन जाता है, तब उसको गंडमाला कहते हैं। इसके लक्षणों में भी अपच के समान होते हैं। गंडमाला अर्थात माला के समान गिल्टियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, मतलब जो भी गांठें हैं ना वो जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए इसको गंडमाला, माला की तरह रहता है, इसलिए गंडमाला कहते हैं। केवल गले में ही गंडमाला होती है ऐसा चरकोक्त पाठ है। यथा मेद कफ और रक्त के संचय से गले में एक गंड होता है, उसे गलगंड कहते हैं। यदि बहुत छोटे छोटे गंड निकल जाए तो उस रोग को गंडमाला कहते हैं। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 12 में कहा गया। गलगंड के अनंतर गंडमाला के लक्षण आदि लिखते हैं, क्योंकि वह दोनों एक ही स्थान के रोग हैं। जब मेद और कफ दूषित होकर कक्षा, स्कंद, मन्या, ग्रीवा और वंक्षण स्थान में कुल्लों में संचित हो जाते हैं और इन्हीं स्थानों पे झड़बेर, कोकणबेन अथवा आंवला के आकार के बहुत सारे गंड निकल जाते हैं और गंड चिरकाल पश्चात धीरे धीरे पकते रहते हैं। इन मालाकार गंडों को गंड माला कहते हैं। अर्थात गले के चारों झड़बेर के सदृश छोटी और आंवले के जैसी बड़ी बड़ी गिल्टियों की एक माला बन जाती है, इसे गंड माला या बेल या हजीरा कहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें लिम्फ नोड का भी इन्वॉल्वमेंट है, और वो गांठें तो आ ही रही हैं। इसका और क्या बता रहे हैं कि ग्रंथि की माला उत्पन्न के कारण इस रोग को गंडमाला ये नाम दिया है। गंडमाला का वर्णन चरक, माधव निदान, योग रत्नाकर आदि ग्रंथों में है, किंतु सुश्रुत संहिता में नहीं आया है।
सुश्रुत में अपची नाम का व्याधि का है। अपची के लक्षण गंडमाला जैसे ही होते हैं। वाग्भट ने गंडमाला और अपची पर्याय शब्द है ऐसा कहा है। माधव निदान में गंडमाला और अपची ये पर्याय न मानकर अपची को गंडमाला की एक अवस्था मानी है। गंडमाला की उपेक्षा करने पर भी अपची निर्माण होती है ऐसा उनका कहना है। संप्राप्ति ऐसा बता रहे हैं कि करकंदु कोला अम्लक प्रमाण ही कक्षा समन्या गलवंक्षणेषु मेधा कफाभ्यम चिरमंद पाके स्यात् गंडमाला भविष्य गंडही। और अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में क्या बता रहे हैं कि मेदस्ता कंठ मन्याक्ष कंक्षा वंक्षणगा मलाहा सर्वाण कठिनान स्निग्धन वार्ता कामला का कृतिन अवगाढ़न बहुगंडा शिर पाकांश कुर्वते। मतलब मन्या के पार्श्व भाग में अनेक ग्रंथियों की माला उत्पन्न होती है। माधव निदान में कक्षा में मतलब एक्सिला रीजन में, अंश में, मन्या में, गले में, वंक्षण में इंग्वाइनल रीजन में गंडमाला के स्थान बताएं। ये ग्रंथि माला समान एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ये ग्रंथि करकंदू, बेर, आंवला या छोटे बैगन के आकार की होती है। वे स्निग्ध और कठिन होती है। उनमें पाक जल्दी नहीं होता, वेदना नहीं होती और त्वचा का वर्ण भी नहीं बदलता। स्व कारणों से प्रकोपित हुआ मेद कफ मेद की दुष्टि करके गंडमाला की उत्पत्ति करता है। ऐसी इस रोग की संप्राप्ति की जाती है। वाग्भट ने तीनों दोषों की दृष्टि और तत्जनित मेद की दृष्टि से गंडमाला उत्पन्न होता है ऐसा कहा गया है। अब चिकित्सा क्या बता रहे हैं। तेषां शिरः काय शिरोविरेका धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम स्याद् लंघनम वक्त्र भवेषु चापि प्रघर्षणम स्यात् कवल ग्रहस्य। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 12/80। गंडमाला की अपची अवस्था में तथा गंडमाला जीर्ण हुई तो रक्त मोक्षण करना चाहिए। सबसे पहले दूषित रक्त निकालना चाहिए, यही चिकित्सा बताइए। तो आप जलौका करिए या फिर सिरावेद करिए या अलाबू लगाइए, जैसा दोष है वैसा आपको रक्त मोक्षण करना है। पच्य मानवावस्था में रक्त मोक्षण अधिक कार्यकारी होता है। इंद्र मर्म के नीचे सिरावेद द्वारा यह रक्त मोक्षण करना चाहिए। शोधनोपचार में विरेचन का बहुत ज्यादा महत्व है गंडमाला में। दंती, द्रवंती, त्रिवित इनसे सिद्ध घृत विरेचन के लिए उपयुक्त है। शोधन नस्य का भी उपयोग होता है। बिंबी, करवीर और सागवान इन द्रव्यों से सिद्ध तेल नस्य के लिए उपयुक्त है। शिग्रू बीज या अपामार्ग बीज से सिद्ध तेल अवपीड़न के लिए लाभदायी है। कफग्न और मेदोग्न द्रव्यों से विरेचन धूम दिया जाता है। विविध प्रकार के लेप भी उपयुक्त होते हैं। लेप में सिंधा नमक, शुंठी, शमी, मूलक जो कच्चा मूली होता है वो, शिग्रू बीज, सरसप आदि द्रव्यों का अम्ल तक्र के साथ लेप लाभदायी होता है। अर्क शीर, सेंधा नमक, हरिद्रा या कुक्कुट नखी, वरुण त्वक। और कुक्कुट नखी मतलब जैसे मुर्गी का नाखून होता है वैसा वो प्लांट होता है कुक्कुट नखी। वरुण का त्वक, विदारी कंद, इनका लेप भी गंडमाला की वृद्धि कम करने में उपयुक्त होता है। अभ्यंतर शमनोपचार में कांचनार गुग्गुल, आरोग्य वर्धनी वटी, कुक्कुट नखी गुग्गुल, गंडमाला कंडन रस आदि कल्पों का विशेष लाभ होता है। रक्त गुंजा, लांगली या कलिहारी, करंज बीज, आरगवत, पाठा, वत्सनाभ, निर्गुंडी इनके स्वर से सिद्ध करंज तेल अभ्यंतर पान के लिए या अभ्यंग और नस्य के लिए उपयुक्त है। इससे जीर्ण गंडमाला का भी नाश होता है। औषधि चिकित्सा से न लाभ होने पर शस्त्र कर्म द्वारा गंडमाला का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार युक्ति व्यापाश्रय का अवलंबन करके लाभ नहीं हुआ तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा भी करनी चाहिए ऐसा योग रत्नाकर में कहा है। और कुछ मंत्र भी बताए हैं किसमें, योग रत्नाकर में बताया है गंडमाला के लिए। पथ्य पथ्य बता रहे हैं कि रोगी ने हल्का और सादा आहार लेना चाहिए। आहार में यव और मुख का अधिक उपयोग करना चाहिए ऐसा सुश्रुत का मत है। आधुनिक मतानुसार ये क्या है, तो ट्यूबरकुलर लिम्फेडाइनाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस के वजह से लिम्फ नोड में जो इन्फ्लेमेशन होता है, यह एक लसिका ग्रंथि का रोग है। इसे चीरकालीन लसिका ग्रंथि शोथ कहा जाता है। क्रॉनिक लिम्फेडेनाइटिस कहा जाता है। सब मैक्सिलरी, एक्सिलरी, सुप्रा या इंफ्रा क्लेविकुलर और इंग्वाइनल ग्लैंड्स में इसका अधिष्ठान होता है। कारण के अनुसार प्रधान और सहकारी हेतु ऐसा वर्गीकरण किया गया है। प्रधान कारण में राज्य यक्ष्मा के जीवाणु या फिर फिरंग, दुष्ट व्रण, सेप्टिक वुंड ये मुख्य कारण होते हैं। सहायक कारण में दूषित भोजन, दूषित वायु, काली खांसी, काला ज्वर, विषम ज्वर, मादक पदार्थों का अति मात्रा में सेवन ये कारण समाविष्ट होते हैं। अब इसमें 3 टाइप बताए हैं मॉडर्न में। राज यक्ष्मा जन्य गंडमाला,
गंडमाला के बहुतांश रोग इस प्रकार के होते हैं, इनका प्रभाव अधिकतर सर्वाइकल एरिया, ब्रोंकियल एरिया, मिसेंट्रिक ग्लैंड्स पे होता है। कुलज प्रवृत्ति, पौष्टिक आहार और शुद्ध वायु का अभाव ये सहायक कारण है। रोग चीरकालीन स्वभाव का होता है। अनेक ग्रंथि नष्ट होकर पुनः पुनः निर्माण होती है। ग्रंथि की माला होती है, मेटिंग टुगेदर, वो मेट करते मतलब जुड़ते हैं। फिर फिरंगज गंडमाला, तो प्राकृतिक वर्ण की ग्रंथि व्रण के नजदीक की जाती है। ग्रंथि शीत होती है, कठिन होती है, पीड़ारहित होती है, इसमें पाक नहीं होता है। एक होता है शतज गंडमाला, जहाँ पे इंजुरी होने की वजह से होती है। कोई युक्त दुष्ट ऐसे व्रण और या विद्रति के समीप में ग्रंथियों में व्रण शुद्ध जैसी वेदना स्पर्शात और पुयत्पत्ति होती है। इस तरह से ये गंडमाला बताया गया है। आप लोगों को कुछ भी कहना है तो आप लोग कह सकते हैं। आप लोगों ने गंडमाला के पेशेंट देखे हैं क्या? मैंने अपने प्रैक्टिस में देखे हैं बहुत सारे पेशेंट। कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कंचन जी सर। मैडम है। हाँ, आपने बोलना देखे चाहिए। हैं गंडमाला के? जी टीबी के सर, पेशेंट रहते हैं ज्यादातर। हाँ, जी बताइए सर, मैडम। मैंने देखा हुआ है। एक करीब करीब 60 एज का पेशेंट था, और उसको बिल्कुल ऐसे ही आपने जितने भी मतलब लक्षण बोले वैसे पूरे थे। और वो टीबी करके ही मतलब डायग्नोस हुआ था। और बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने पूरा 9 मंथ्स का कोर्स किया था टीबी का, फिर मेरे पास आए थे। क्योंकि उनको फिर भी वो मतलब जो छोटी छोटी गांठें हैं उनकी तकलीफ हो ही रही थी। मतलब वो बीमारी तो उनका टीबी का गया था, पर वो गांठें जो है ना वो बनी हुई थी। तो मैंने उनको बिल्कुल सेम, हम आपने जैसे अभी मेडिसिन बताई कि कांजनार है, वृद्धिवादिका वटी है, तो यही मैंने उनको चलाया था। और एक मेरा पेशेंट, जैसे अभी आपने बोला ना रक्त मोक्षण करते हैं, तो मैंने एक लेडी पेशेंट में विद्ध किया था सर। तो जो दोनों निप्पल होते हैं उसके सेंटर में ऐसे उसका स्थान है, तो मतलब स्टर्नम के ऊपर वो पॉइंट आता है। तो वहां पे मैंने विद्या किया था, तो उसके भी रिजल्ट मुझे काफी अच्छे मिले सर। मतलब वो पूरा श्रिंक हो गया। बिल्कुल मतलब दिख ही नहीं रहा था कि उसके इसमें गलगंडा है करके। अभी ये तो आपने मुझे आप अपची सर, इसको आगे मतलब पक्वा अवस्था में जाने के बाद इसे अपची बोला जाता है क्या? हाँ, लेकिन ये माधव निदान का वाग्भट वगैरह ये बोलते हैं कि एक ही है गंडमाला और अपची। लेकिन सुश्रुत में मतलब ऐसा बोला है कि वो आगे की अवस्था होती है, जब पच्यमान अवस्था रहती है तब अपची हो जाता है। जी सर। सर आते हैं पेशेंट ऐसे। और जैसे आपने बताया ना कि मतलब जो हमारे पैर है तो वहाँ के एरिया में भी, जैसे इंग्वाइनल एरिया में भी ऐसी गांठें बनती है। तो बिल्कुल रहते हैं, पेशेंट कंप्लेंट भी करते हैं। और बहुत बार ना ये इंग्वाइनल रीजन में जब पेशेंट आते हैं तो ये इग्नोर भी करते हैं, जब तक उनको वो कोई डायग्नोस नहीं मिल जाता, मतलब डायग्नोसिस नहीं कर देते हैं डॉक्टर्स, या फिर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, जैसे फीवर आना वगैरह कुछ नहीं होता है, तब तक वो इग्नोर भी करते हैं बहुत सारे पेशेंट। जी सर। और आप लोग को याद होगा, एक मंदाकिनी मैडम आती थी नोएडा की। तो उनकी बहन की बेटी को ऐसे ही था कि मिसेंट्रिक एरिया में बहुत सारे गांठे गांठे थी बहुत सारी। तो वो ठीक ही नहीं हो रही थी। बार बार वो इधर जाते थे उधर जाते थे, टीबी का इलाज कराते थे। तो वो ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से दवाई मंगाया था। पिछले साल की बात है। तो मैंने उनको आम पाचक वटी, फिर सूक्ष्म त्रिफला, मतलब इन्फेक्शन का भी सोच के, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, फिर बदल बदल के कांचनार गुगुल, फिर रस पाचक, रक्त पाचक, ऐसा दवाइयां भेजा था। तो वो पूरा ठीक हो गई। पूरा 3 महीना लगा था, पूरा ठीक हो गई। और उसके बाद वो बीमारी नहीं पड़ी। ऐसा हो गया। मिसेंट्रिक एरिया में अंदर पेट में भी होता है, उसकी वजह से पेट दर्द वगैरह होता है। तो एक्जिला में भी होता है, इंग्वाइनल एरिया में भी होता है। और टीबी के जो पेशेंट रहते हैं ज्यादातर उनको गांठे गांठे ऐसे रहती है। मेरे पास 6 महीने पहले भी एक मैडम आती थी। वो एक डॉक्टर की बहन थी। आयुष दर्पण के डॉक्टर की बहन थी। तो उनको गले में बार बार ये हो रहा था गंडमाला। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने सर्जरी कराया कितनी बार, तब भी आ रहा था। उनको भी मैंने ऐसे ही दिया था। ये सूक्ष्म त्रिफला, आम पाचक वटी, रस पाचक, रक्त पाचक, कभी मेद पाचक, मांस पाचक, कभी एकेटी, ऐसे अदल बदल के दिया। त्रिफला गुकुल कभी दिया। तो वो पूरा ठीक हो गई। जी। सर मेरे पास भी अभी एक 6 महीने पहले की बात है। एक करीब करीब 4 या 5 साल की छोटी बच्ची थी। उसे भी कंप्लेंट थी पेट में दर्द होने की।
तो उसे ना मतलब क्रूमिंग ही औषधि दी गई थी पहले। और जब उसका मतलब पेन कम ही नहीं हो रहा था, तो उसकी जो सोनोग्राफी वगैरह कराई गई, तो उसमें उसको सेम मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी आई थी। तो उसमें भी मैंने, मेरे पास जब आई थी तो वो पूरा मेडिसिन करके आई थी। तो फिर भी मैंने उसे उसके जैसे हेतु लिए, तो उसकी जैसे स्वीट वगैरह खाने की मतलब आदत थी, चॉकलेट, आइसक्रीम और क्रीम बिस्किट्स वगैरह से खाती थी। तो मैंने भी उसको अगर मतलब उसके पूरे पास्ट के हेतु पूछने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इसके में कृमि की नहीं चिकित्सा करनी चाहिए, तो मैंने कृमि की चिकित्सा की थी सर। और वो पेशेंट पूरी ठीक हो गई थी, मतलब उसका पेट दर्द पूरा 3 महीने में, जैसे बिल्कुल खाना खाने बैठी तो भी पेट दर्द कर रहा है, खेलने जा रही थी तो भी पेट दर्द करता था। मतलब हर बार वो उसकी मम्मी को बोलती थी कि मेरे पेट में दर्द ही हो रहा है। तो पहले ऐसे लगा कि नहीं, ये कुछ मतलब स्कूल जाना है, वो प्ले ग्रुप जाती थी तो उसको नहीं जाना है, इस कारण से वो कुछ कंप्लेंट कर रही थी क्या, ऐसे लग रहा था पहले। पर सर उसको विडंगासा वगैरह देने के बाद वो काफी हद तक पूरा नॉर्मल हो गया, 3 महीने में वो पूरा पेशेंट नॉर्मल हो गया था सर। जी जी। सर। और आरती मैडम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए, या महेंद्र सर, तनिका मैडम, आप लोगों ने देखे हैं ऐसे पेशेंट, टीबी के पेशेंट जिनको ऐसे लिम्फ नोड में बहुत ऐसे स्वेलिंग रहती है गले में? किसी ने देखे हैं क्या, गंगवार सर, महेंद्र सर? देखे देखे तो हैं सर, लेकिन उनका वो कंफर्म वही होता है, ट्यूबरकुलोसिस का ही होता है, क्योंकि वो गले में बनती जाती हैं और सही होती जाती हैं। फिर उसके बाद में जब उसको पेशेंट को क्यों वहां भेजते हैं अपन चेकअप के लिए, तो उसके ट्यूबरकुलोसिस का ही होता है, उधर से फिर ट्रीटमेंट करते हैं, उसी से वो सही हो जाते हैं। जी। तो आयुर्वेद से भी होते हैं, रक्त मोक्षण और ये विरेचन वगैरह से भी होते हैं, कांचनार कुकुल वगैरह देने से अब वो ठीक अपन होता उसके हिसाब से सोच के चले, वो है ले उसको जब ट्यूबरकुलोसिस कंफर्म हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस वो ट्रीटमेंट लेते हैं जो 9 महीने का या 1.5 साल चलता है, उसके हिसाब से वो लोग ट्रीटमेंट उसका कराते हैं। फिर जनरली इसका होता है वही है रिजल्ट। क्योंकि एक है। बच्चा था, वो करीबन 4-5 साल का था, उसके बार बार हुई थी, तो उसका जब बाद में चेकअप कराया तो उसके ट्यूबरकुलोसिस से निकला था। जी। ट्यूबरकुलोसिस उसके मेंटली था वो। जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए। हेलो। हाँ जी मैम, बताइए। प्रणाम सर। सर इसमें एक केस किया था मैंने सर उसको, बट काफी लंबा समय लगा था, अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर। सर उनको इंटेस्टाइनल टीबी पहले हुआ था। टीबी जी। के बाद सर उनको लगातार गांठें बनती रहती थी। जी। सर उनको 6 मंथ्स टू 1 ईयर ट्रीटमेंट दिया था सर उसको। मैंने बीच बीच में सर सद्य विरेचन सर जैसे उसको देती थी मैं, जैसे हफ्ते के बीच में सर, क्योंकि टीबी था तो मेरे मन में ये था कि इसको पंचकर्मा नहीं कराना है, तो बीच बीच में सर उसको विरेचन देना पड़ता था। और सर इसमें सर रस के सर हम योग दे सकते हैं, और सर इसमें एक ताप्यादि लो बहुत अच्छा काम करता है। सर मैंने कंटिन्यूअस उसको ब्रेक दे देकर अराउंड 6 मंथ सर उसको ताप्यादि लो दिया था। सर जी। इसमें ये नहीं रहता कि हमें सिर्फ कचनार गुलगुल ही मतलब हो रहे हमारे लिए। तो जी। सर ताप्यादि लो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और पेशेंट के पेन के लिए सर हम बार बार सर उसको ये संजीवनी वटी और अग्नि तुंडी वटी भी सर इसमें बहुत अच्छा काम करती है जी। सर। बहुत अच्छा बताया आपने मैम। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर हरिहर सर, आपने कभी देखा है ऐसे गंडमाला के पेशेंट, गले में ऐसे गांठ गांठ बहुत ज्यादा आ गई है, एक्जिला में आ गया है, इंग्वानल रीजन में? यार राजिंदर सिंह जी, आपने देखा है क्या पेशेंट? वीना मैम, आपने देखा है? थोड़ा ना हाँ वो सर, मेरे को बोला है उसने। जी। राजिंदर सिंह जी। सर मेरे से यार म्यूट नहीं हो रहा। हो गया सर, हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने देखा है ऐसे पेशेंट सर? सर ज्यादा नहीं देखे मैं इस तरह के पेशेंट। जी। तो डॉक्टर हरिहर सर, आपने देखे हैं क्या पेशेंट? सर कंठमाला के पहले 20-30 साल पहले मैंने देखे थे, अभी कम हो गया है सर। अच्छा, आपके एरिया में नहीं हो रहा है उतना? हाँ, इस समय तो इतना नहीं हो रहा है, पहले तो तो ज्यादा ज्यादा छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 12 साल के, 20 साल के, ऐसे उसके कंठ में ऐसे तो 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे आंवले जैसे हो जाती थी। अभी देखने को नहीं मिलता सर। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग जब देखिएगा तो आप जरूर बताइएगा। हम
हाँ सर इसमें एक और चीज बड़ा अच्छा काम करता है सर, जो एक्जिला रीजन में होता है सर, हाँ। उसमें हम जैसे उपनास स्वेद करते हैं तो सर उसमें क्या रहता है कि आप जैसे किसी भी ऑयल से आप ड्रेसिंग कीजिए, बट उसमें एरंड का पत्ता सर, जैसे पेशेंट को हम बोलते हैं मैं कि उसमें एरंड का पत्ता वो बांध दे, रात को बांध दे सर, उससे सारा सूजन निकल जाता है। और कईयों को सर जैसे पस टाइप इन्फेक्शन भी हो जाता है तो सर एरंड का पत्ता जो उसमें रहता है वो बहुत ही अच्छा शोथर काम करता है। या निर्गुंडी चूर्ण, निर्गुंडी का चूर्ण बनाकर उसका लेप किया जाए सर, उसमें पंचगुण तेल या कोई भी ऐसा तेल बनाकर सर उसका सेंधा सेंधा लेप करके ऊपर एरंड का तेल रखा जाए सर, उससे मतलब एक्सटर्नल जब हम करते हैं तो सर एटलीस्ट पेशेंट का पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। और किसी को कुछ बोलना है? हेलो मैम। सर। जी मैम, बताइए मैम। आ, मैंने भी ऐसे पेशेंट देखे हैं। गंडमाला जन्म आवाज जन्म काटेगी से फिर। उस पेशेंट को थी। बहुत दिन तक गंडमाला थी, वो कम ही नहीं होती थी। प्रतिशाय हो या खांसी हो गई हो तो वो ज्यादा सूजन बढ़ती थी और शूल होता था सर। तो हमने बायोप्सी कर दी उस गंडमाला की, तो कॉक्स डिटेक्ट हो गया। और उसके बाद लगती है हाथ को, मगर सूजन या शूल नहीं रहता। जी। हमेशा कभी भी मोचन प्रदेश में जब ऐसी ग्रंथि दिखती है जी। गंडमाला जैसी, उनको तो गंडमाला वंशन प्रदेश में नहीं कहते, मगर पाँव को कुछ आघात जन्य जो कुछ होता है जी। तो ऐसी ग्रंथि हो जाती है। जी। वो लिम्फ नोड का सूजन है ना। जी। हाँ सर। सही बोला। मोस्टली मन्या गंडमाला में तो मैंने ऐसा देखा है कि गंडमाला में कॉक्स ही निकलता है। जी। हाँ सर। ठीक है। तो मैं अभी ये सेशन बंद करता हूँ। और ना 7 बजे वाला जो है वो अष्टांग हृदय का जो है वो हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि मेरे पेशेंट आ रहे हैं अभी वमन के। तो मुझे उनको देखना है। आज और कल मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो अभी मेरे को वमन कराना है, वो आ रहे हैं। और अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं लाइव कराऊंगा। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और नहीं तो हम शाम को तो मिलेंगे 7 बजे, और रात को 9 बजे, ऐसे 2 बार मिलेंगे। तो अभी मैं ग्रुप में भी लिख दिया हूँ कि 7 बजे का अष्टांग हृदय का सेशन कैंसिल है, क्योंकि वमन के पेशेंट है। ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। सरदार जी, आपको कुछ बोलना है? ठीक है सर, प्रणाम। कोई बात नहीं सर, ठीक है। हाँ। हाँ। ओके। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। तो शाम को 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम। ओके।